हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम आज उसमें बात करने वाले बीए सेकेंड ईयर के जो हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन हम एग्ज़ाम्स जो हमारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन हम लोग क्वेश्चन को याद करने वाले हैं। अगर आपने फ्रेंड्स से पहले की वीडियो नहीं दिखाई है, हमारा पार्ट 6 है। हमने इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 5 अपलोड कर चुकी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा आप हमारे चैनल की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो आए फ्रेंड्स, टाइम को न वेस्ट करते हुए स्टार्ट कर समझने का प्रयास करते हैं और जान लेते हैं कि हमारे बीए सेकेंड ईयर राजनीतिक शास्त्र फर्स्ट पेपर में हमारे कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो हम उन क्वेश्चन को याद करने वाले हैं। तो आए टाइम को न वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हुए समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे में कौन कौन से क्वेश्चन जो हमारे 2021 बीए सेकेंडरी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, अधिकार के संबंध में ग्रीन के विचार क्या थे। अधिकार जो होता है, अधिकार के संबंध में हमारे प्रोफेसर ग्रीन थे, इनके क्या विचार थे, क्या इनके थॉट थे, तो आज जान लेते हैं। देखिए, ये बोलते हैं कि ग्रीन का मत है कि स्वतंत्रता में अधिकार निहित होता है। जिससे स्वतंत्रता होता है, स्वतंत्रता में जो अधिकार होता है निहित होता है, और अधिकार मानव चेतना का एक अनिवार्य अंग है। जिसे अधिकार, जिसे हम लोग की अधिकार बोले तो पावर, जिसे है ना, पावर जो होता है वो हमारे मानव चेतना का हम लोग के लिए अधिकार और स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अधिकार की परिभाषा इन्होंने क्या दी है। अधिकार, देखिए, उस कार्य की मांग है जिसको व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास अधिकार उस कार्य की मांग है जिसको व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास और आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करने का करता है। देखिए, जो हम लोग का एम रहता है ना, वही जो होता है उसको बोलते हैं अधिकार। अधिकार देखिए यहाँ पे लिखा है, सामने सीरीज में सब कुछ दिख रहा होगा आपके पास। देखिए यहाँ पे लिखा है, अधिकार उस कार्य की मांग है जिसको व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास और आदर्श उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करता है। इस प्रकार अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए चाही जाने वाली दशाओं का नाम है। अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए कार्य करने की वह मांग है जो सार्वभौम है, नैतिकता के अनुरूप हो और समाज द्वारा स्वीकृत हो। अधिकारों का आधार केवल वैधानिक स्वीकृति नहीं है, यह अधिकार सार्वजनिक नैतिक चेतना है। अधिकार विधान सापेक्ष न होकर नैतिकता से संबंध है। मनुष्य के नैतिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए अधिकार आवश्यक है। देखिए, हम लोगों के लिए अगर कोई कार्य करना तो उसके लिए कोई रूल होते हैं ना, रूल कंडीशन होते हैं। तो अगर आप देखिए, ग्रीन का विचार क्या है, अधिकार की उन्होंने डिफिनेशन दी है। बोलते हैं कि अधिकार हम उसको कहेंगे, अधिकार जो हम उसको बोलते हैं जिससे व्यक्ति अपने बौद्धिक विकास उसका विकास हो और उस जो उद्देश्य को वो प्राप्त कर ले। इस प्रकार अधिकार से व्यक्ति के नैतिक की भी विकास होता है, इन्होंने बताया है। और इस डिफिनेशन को यह मालूम पड़ा कि अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक और नैतिक विकास करने की वह मांग है जो सार्वभौम है और नैतिकता के अनुरूप हो, उसी को हम बोलेंगे अधिकार। में कोई ऐसा कार्य न हो जो हमारी नैतिकता के अनुरूप ना हो और समाज द्वारा स्वीकृत हो। अधिकार का केवल वैधानिक स्वीकृति, जिसमें देखिए यह भी लिखा हुआ है, आपको मैं बता दूं, अधिकारों का आधार केवल वैधानिक स्वीकृति नहीं है। अधिकारों का आधार केवल वैधानिक स्वीकृति नहीं है, यह अधिकार सार्वजनिक नैतिक चेतना, यह जो अधिकार है आपका है, जो है ना, मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह जो अधिकार है ये हम लोगों के लिए सार्वजनिक नैतिक चेतना है। अब आप पूछेंगे सार्वजनिक से मतलब होता है हमारे बाहर का चीज़, है ना। तो आज पढ़ लेते हैं अधिकार के भेद। देखिए, अधिकार के दो भेद उन्होंने बताया है, एक प्राकृतिक और एक बताया है कानूनी अधिकार। देखिए, जान लेते हैं प्राकृतिक, ये इसको बोलेंगे हम नैसर्गिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार क्या है, तो प्राकृतिक अधिकारों के अभाव, अगर प्राकृतिक अधिकार हमको ना मिले, क्या बताया हमने, प्राकृतिक अधिकारों के अभाव में मनुष्य की नैसर्गिक प्रकृति का स्वाभाविक विकास नहीं होता। अगर प्राकृतिक अधिकार हमको नहीं मिलेगा तो मनुष्य का जो डेवलपमेंट है वो हमारा रुक जाएगा, नहीं होगा। प्राकृतिक अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों के जो पीछे हाथ है, जो राज है या सीक्रेट है, प्राकृतिक अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति नहीं है, जो समाज से पूर्व की प्राकृतिक अवस्था से चले आए थे। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को एक विवेक और नैतिक प्राणी होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को एक विवेक और नैतिक प्राणी होने के नाते प्राप्त होने चाहिए। प्राकृतिक अधिकारों की मुख्य बातें इस प्रकार, आज जान लेते हैं प्राकृतिक बातें की हमारी मुख्य बातें कौन कौन सी हैं। प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग एक साधारण विवेकमय और तथा नैतिक मनुष्य करता है। प्राकृतिक अधिकारों के अंतर्गत
मनुष्य की नैतिक शक्ति की प्राप्ति संभव हो जाती है। प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को एक नैतिक प्राणी होने के नाते औचित्य की दृष्टि से प्राप्त होना चाहिए। प्राकृतिक अधिकारों को स्वाभाविक अर्थात आदर्श अधिकतर कहा जा सकता है। उन पर राज्य या समाज की स्वीकृति नहीं रहती है, उनका नैतिक मूल होता है। बोलते हैं कानूनी अधिकार। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट सॉरी, उसको हम बोलेंगे हम क्या, नैतिक अधिकार। देखिए कानूनी कानूनी अधिकार थे। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जिनके पीछे राज्य की सख्त होती है, जिनके पीछे देखिए राज्य की सख्त होती है उसको बोलेंगे कानूनी अधिकार, और जिनके पीछे राज्य की सख्त नहीं होती उसको बोलेंगे हम प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। देखिए कानूनी अधिकार वो हैं जिनके पीछे राज्य की सख्त होती है और जिनका पालन न करने पर व्यक्ति को दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। पढ़ लेते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। जो हमारे जॉन लॉक थे प्रोफेसर, इनके द्वारा कुछ रूल कंडीशन उन्होंने बताया है, आइए जान लेते हैं इनको। जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए लॉक के सिद्धांत की प्रत्येक बात व्यक्ति के चारों ओर घूमती है। लॉक के सिद्धांत की प्रत्येक बात व्यक्ति के चारों ओर घूमती है। उसके अनुसार समस्त स्थान पर व्यक्ति की प्रभुता। जो लॉक के अनुसार बोल रहा है कि लॉक के जो सिद्धांत, वो पहली बात ये है कि वो उसके सारी बात वो पर्सन से आसपास ही उसके ओर है, और उसके अनुसार समस्त स्थान पर व्यक्ति की ही भौकाल चलता है या प्रभुता होती है। एक होते हमारे प्रोफेसर वाहन थे, तो इन्होंने कुछ इसके बारे में बताया। अधिक आज जान लेते क्या बताया इन्होंने। वाहन के अनुसार लॉक का राजनीतिक सिद्धांत पूर्णतः व्यक्तिवादी पर आधारित। मैंने बताया आपको कि लॉक का सिद्धांत किस पे, व्यक्ति के चारों ओर घूमती है, मैंने बताया था। वही हमारा वाहन बोल रहा है कि लॉक का राजनीतिक सिद्धांत पूर्णतः व्यक्तिवाद पर आधारित है। उसकी दृष्टि से व्यक्ति राज्य से सर्वोच्च है। उसके दृष्टि से व्यक्ति जो है राज्य से सर्वोच्च है। वह जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखता है। संपत्ति तथा अधिकारों पर लॉक के विचार निम्न है। संपत्ति, मनी और अधिकार पर लॉक के कुछ विचार क्या है। उन्होंने क्या बताया है ना कि मानव को केवल जीवन का ही आधार नहीं, बल्कि वह निम्न तीन अधिकारों को प्राकृतिक मानता है। तो जो तीन अधिकार थे, आए तीनों अधिकार को हम जान लेते हैं। हाँ देखिए, एक हमारा है जीवन का अधिकार है, दूसरा हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा हमारा क्या है, संपत्ति का आधार है। देखिए जीवन का अधिकार है, सेकंड हमारा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हमारा संपत्ति का अधिकार। तो देखिए जो जॉन लॉक थे, इन्होंने हमारे जीवन का अधिकार के बारे में आज जान लेते हैं क्या बताया इन्होंने। वह भी हॉब्स की भांति आत्म संरक्षण के अधिकार को बड़ा महत्व देता है। जो जॉन लॉक थे, इन्होंने भी हॉब्स की तरह क्या बताया है, वह भी हॉब्स की भांति आत्म संरक्षण में अपना सेफ्टी पहले है ना, ये लास्ट सिस्टम। वह भी हॉब्स की भांति आत्म संरक्षण के अधिकार को बड़ा महत्व देता है। मानव को यह अधिकार प्रकृति से मिला है कि सबसे पहले अपनी सुरक्षा, फिर अपने सामान की सुरक्षा। चलते हैं सेकंड पे, हमारा क्या था रूल। सेकंड देखिए हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, हॉब्स के विपरीत जॉन लॉक थे मानव की स्वतंत्रता को भी प्रकृति अधिकारों की कोटि में रखता है। हॉब्स के विपरीत देखिए सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, हॉब्स के विपरीत जॉन लॉक मानव की स्वतंत्रता को भी प्रकृति अधिकारों की कोटि में रखता है। स्वतंत्रता से उसका अभिप्राय हॉब्स की भांति यह नहीं कि चाहे जो करो, जिसको चाहे मारो, जो पाओ ले भागो, बल्कि वह इसे नैतिक व्यवस्था के अनुरूप मानता है। तो जानते हैं कि हॉब्स बहुत बेकार था। जो जॉन लॉक था, इसका रूल जो है देखिए यहाँ पे लिखा है, हॉब्स के विपरीत ऐसा वो नहीं करता। जॉन लॉक ऐसा नहीं बोलता, लेकिन हॉब्स ये बोलता कि जाओ लूटो खाओ, है ना। जॉन लॉक क्या है ना, हॉब्स के विपरीत लॉक मानव की स्वतंत्रता को भी प्रकृति अधिकारों की कोटि में रखता है। स्वतंत्रता से अभिप्राय देखिए हॉब्स की भांति यह नहीं है कि चाहे जो करो, चाहे जिसे मारो, ले भागो, वह इसे नैतिक अवसर मान। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। संपत्ति का अधिकार।
क्या पढ़ते हैं? संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का अधिकार क्या है? लॉक के संपत्ति संबंधी विचारों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। लॉक के संपत्ति संबंधी विचारों ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिया है। उसके अनुसार प्रारंभ में सब वस्तुओं पर सबका समान अधिकार था। व्यक्तिगत श्रम से, स्वयं की मेहनत से, व्यक्तिगत श्रम से मनुष्य ने व्यक्तिगत संपत्ति बनाई है। शरीर के श्रम से मानव व्यक्तिगत संपत्ति बना लेता है। लॉक के अनुसार यह संपत्ति मानव का पवित्र अधिकार है। लॉक ने क्या बताया ना लॉक के अनुसार यह संपत्ति मानव का पवित्र अधिकार है। चलते हैं थर्ड पे, जिसे लिखा है हमारा मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। मध्य युग में जो राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए करना। अगर ये बहुत क्वेश्चन हमारा कई बार आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ के बताऊँगा। आपको केवल सुनना है, कुछ करना नहीं है। मध्य युग में जो हमारा राजनीतिक चिंतन हुआ था की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए बोल रहा है ना। तो मध्य युग के प्रारंभ में और अंत के बारे में राजनीतिक विचारों में काफ़ी मतभेद है। यहाँ इतना जानना काफ़ी मीन्स अत्यजान बहुत है कि प्राचीन काल का जब अंत हुआ उस समय मध्यकाल का प्रारंभ हुआ। जब प्राचीन काल का जब अंत हुआ था उस समय मध्यकाल जो है हमारा स्टार्ट हुआ था। मीन्स प्राचीन काल के बाद हमारा मध्यकाल स्टार्ट हुआ था। और प्रसिद्ध दार्शनिक मैकियावेली के समय तक के युग को मध्ययुग माना था। जो हमारे मैकियावेली के जब तक थे उनके जब तक जिए तब उनको बोला जाता मध्ययुग तक जिए थे। कब तक जिए थे? मध्ययुग तक। मध्ययुग माना जाता है। अधिकांश विद्वान मैकियावेली को मध्ययुग का अंतिम और आधुनिक युग का पहला विचारक मानते हैं। अधिकांश विद्वान है, मैक्सिमम जो हमारे साइंटिस्ट है वो मैकियावेली को मध्ययुग का लास्ट और आधुनिक का पहला विचारक मानते हैं। तो आइए मध्ययुग की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहली हमारी चर्च की सर्वोपरिता है। मध्ययुग में जो हो रहा था उसमें क्या क्या चल रहा था, तो ये अब हम जानेंगे कि मध्ययुग में क्या क्या चल रहा था, क्या क्या मतलब अच्छाइयाँ थी। जैसे मोदी जी हमारे हैं इसमें, तो क्या उनकी क्या विशेषताएं मतलब होता है उनका क्या कार्य क्या किया उन्होंने, है ना। तो उसी तरह मध्ययुग हमारी चर्च के बड़ा महत्व, बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध था। शरीर और आत्मा का सिद्धांत, केंद्रीय सत्ता का अभाव, लोक सत्ता का विचार, प्रतिनिधि शासन प्रणाली का सिद्धांत इसी तरह थे। तो चर्च की सर्वोपरिता जान लेते हैं। चर्च की सर्वोपरिता मध्य युग में धर्म का स्थान इतना ऊंचा हो गया था कि राजसत्ता चर्च में केंद्रित हो गई थी। मध्य युग में धर्म का स्थान मतलब इतना लोग ध्यान देने लगे थे कि राजसत्ता जो हमारी चर्च में ही केंद्रित हो गए थे। चलते हैं सेकंड हमारा लिखा हुआ है राजा की निरंकुशता पर प्रतिबंध। मध्य युग में राजसत्ता निरंकुश नहीं थी। निरंकुश मीन्स किसी पे अंकुश नहीं थी। राजा को अपना पद धारण करने के समय कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। राजा उसी के अनुसार चलता था। शरीर और आत्मा का सिद्धांत। मध्ययुगीन धर्मवेत्ताओं ने राजा को शरीर और चर्च को आत्मा का प्रतीक माना था। मध्ययुगीन धर्मवेत्ताओं ने राजा को शरीर और चर्च को आत्मा का जैसे माना है मध्ययुग में। अच्छा, चलते हैं फोर्थ पे। केंद्रीय सत्ता का अभाव था हमारे मध्य युग में। सामंतवादी व्यवस्था के कारण केंद्रीय सत्ता का अभाव था। सामंतवादी जो अरेंजमेंट के कारण केंद्रीय सत्ता का अभाव था। रोमन साम्राज्य बर्बर जातियों के आक्रमण से धराशायी होकर टुकड़ों में बट गया, जिसका शासन स्थानीय सामंतों के हाथ में चला गया। चलते हैं फिफ्थ पे। लोक सत्ता का विचार। मध्य युग में यह विचार प्रकट किया गया कि राजा को लोक सत्ता में लोक जनता का क्या विचार था। मध्य युग में यह विचार प्रकट किया कि राजा को सिंहासन पर आसीन होने का अधिकार दैवीय है, लेकिन राजा
को शक्ति समाज से ही प्राप्त होती है, इसलिए राजा सामाजिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात सही कहा उन्होंने। लोक सत्ता का क्या विचार है इसमें? जो जनता मध्य युग में थी उनका क्या दिमाग था, क्या सोचने की क्षमता थी, तो उन्होंने क्या सोचा? मध्य युग में यह विचार प्रकट किया गया कि राजा को सिंहासन पर आसीन होने का अधिकार दैवी है। राजा को सिंहासन पर आसीन होने का अधिकार दैवी ही मीन्स ईश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है। लेकिन राजा, आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए, राजा को जो शक्ति जो है वो समाज से प्राप्त होती है, समाज से प्राप्त होती है। इसलिए राजा सामाजिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए राजा जो है सामाजिक सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। चलते हैं 6 पे, प्रतिनिधि शासन प्रणाली का सिद्धांत। प्रतिनिधि शासन प्रणाली का सिद्धांत। प्रतिनिधि शासन प्रणाली का प्रतिनिधि शासन प्रणाली का सिद्धांत। प्रतिनिधि शासन प्रणाली सिद्धांत। मध्य युगीन राजनीतिक दर्शन में प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बीच विद्यमान मध्य युगीन राजनीतिक दर्शन में प्रतिनिधि शासन प्रणाली के बीच विद्यमान थे। पोप ईसाइयों का प्रतिनिधि था जिसका निर्वाचन पादरियों द्वारा होता था। मध्य युग में राजतंत्र की प्रणाली सर्वोत्तम समझाती थी। मध्य युग में जो हमारा था ना, मध्य युग में राजतंत्र की प्रणाली सर्वोत्तम समझाती। चलते हैं 8 पे। सार्वभौमिकतावाद। मध्य युग की सार्वभौमिकतावाद मध्य युग की प्रमुख विशेषता थी। ईसाई विचारकों के अनुसार सारी मानव जाति एक बिरादरी के हैं। सार्वभौमिकता में सार्व सब कुछ सही। सार्वभौमिकवाद मध्य युग की प्रमुख विशेषता थी। ईसाई विचारकों के अनुसार सारी मानव जाति एक बिरादरी के हैं। मध्य युग में सामूहिक जीवन बिताने की प्रवृत्ति थी, इसलिए व्यक्तिगत अधिकार एवं स्वतंत्रता का अभाव था। मध्य युग में सामूहिक जीवन बिताने की प्रवृत्ति थी, इसलिए व्यक्तिगत अधिकार एवं स्वतंत्रता का अभाव था। अच्छा, मध्य युग में सामूहिक जीवन बिताने की स्वभाव था, इसलिए व्यक्तिगत अधिकार एवं स्वतंत्रता का अभाव था। मैकियावेली अपने युग का शिशु था। कुछ लोग बोलते हैं इस कथन की समीक्षा कीजिए कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, अपने युग का बच्चा था। तो मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का प्रथम विचार माना था। उनके चिंतन में मध्य युग के आध्यात्म का पुट नहीं है। कुछ विद्वानों ने मैकियावेली को सनकी और पागल माना है। कुछ विद्वानों ने मैकियावेली को सनकी, इसलिए मैकियावेली अपने युग का शिशु था, मतलब कि बच्चा क्या सनकी होता ना, इसलिए। कुछ विद्वानों ने मैकियावेली को सनकी और पागल माना है, तो कुछ ने उसे प्रति सहानुभूति दिखाई है। जब उसने अपनी पुस्तक प्रिंस की रचना की, मैकियावेली की रचना कौन, पुस्तक प्रिंस की रचना की, तो यह पुस्तक यूरोप में घर घर पढ़ी गई। तब किसी ने उसे गाली दी और तो किसी ने बढ़ाई की। मैक्सी ने उसे युग पुरुष माना। मैकियावेली का कुछ विद्वान युग के एक शिशु के रूप में मानते हैं, तो कुछ उसे आधुनिक युग का मानते हैं। इस संबंध में ड्रिंग ने कहा है कि यह प्रतिभावान फ्लोरेंस वासी पूरे अर्थों में अपने युग का शिशु था। निम्न अधिकारों पर उसे युग का शिशु माना जाता है। युग परिवर्तन मैकियावेली ने किया था। पुनर्जागरण का शिशु, वासना का शिशु, राष्ट्रीयता का शिशु, संप्रभुता का शिशु, यथार्थवादी चिंतन का शिशु, निरंकुशता का शिशु। आज चल लेते हैं युग परिवर्तन कैसे करते हैं मैकियावेली। नेता बड़ा पागल था, सनकी था, कुछ लोग सनकी मानते हैं। तो युग परिवर्तन का शिशु। मैकियावेली के समय सभी संस्थाएं अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी। मैकियावेली के समय सभी संस्थाएं अपने नैतिक पतन की ओर बढ़ रही थी। समाज में राजनीतिक भ्रष्टाचार और नैतिक पतन का बोलबाला था। ऐसे समय मैकियावेली ने स्वार्थहीन युग के सिद्धांतवादी विचारक के रूप में कार्य किया। पुनर्जागरण में पुनः जोन्स ने
एक जोन्स थे। जोन्स ने मैकियावेली के पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु बताया। जोन्स जो हमारे थे मैकियावेली को पुनर्जागरण और फ्लोरेंस का शिशु बताया। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग करके विचार की ऐसी दशा पैदा की जो पुनर्जागरण की धर्म का अनुकूल थी। मैकियावेली ने राजनीति को धर्म से अलग करके विचारों की ऐसी दिशा प्रदान की जो पुनर्जागरण धर्म के अनुकूल थी। वासना का शिशु। मैकियावेली वासना और चरित्रहीनता का भी शिशु था। चरित्रहीनता का शिशु था। उसकी कृतियों में अनैतिक संबंध, असामाजिक प्रवृत्ति की स्पष्ट छाया पड़ती। उसने नकारात्मक वस्तु के अलावा सकारात्मक प्रतिनिधित्व दिया है। उसने नकारात्मक वस्तु के अलावा सकारात्मक वस्तु का प्रतिनिधित्व किया, परंतु उसे वासना का शिशु कहा गया। राष्ट्रीयता का शिशु। मैकियावेली राष्ट्रीयता का शिशु था। उसने राष्ट्रीयता भावना को प्रेरित किया, इसलिए उसे राष्ट्रीयता का शिशु कहा जाता है। संप्रभुता का शिशु। मैकियावेली ने शक्ति को ही संप्रभु माना। मैकियावेली ने शक्ति को ही क्या माना है? संप्रभु माना है। उसके द्वारा निरंकुशता और असीमित सत्य का समर्थन व्यवहारिक रूप से संप्रभुता के उद्देश्य को पूरा करती है। ने क्या बताया? मैकियावेली ने शक्ति को ही संप्रभु माना कि अगर आपके पास सत्य है तो आप सबके ऊपर आपका प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा। उसके द्वारा निरंकुश और असीमित सत्य का निरंकुश और असीमित शक्ति का समर्थन व्यवहारिक रूप से संप्रभुता के उद्देश्य को पूरा करती है, इसलिए संप्रभुता का शिशु कहा था। मैकियावेली ने चर्च और पोप की भी आलोचना की है। उसके अनुसार चर्च ने हमें केवल धार्मिक और भ्रष्ट बनाया है। इस प्रकार वह मध्य युग का अंत करता है। यथार्थवादी चिंतन का शिशु। मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक था। उसने अपने को दार्शनिक सिद्धांतों की उलझनों में न डालकर व्यवहारिक समस्याओं का अध्ययन किया। ये यथार्थवादी चिंतन का शिशु। चिंतन भी किया उसने। यथार्थवादी चिंतन का शिशु। मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक था। अध्ययन बोल रहा है कि मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक था। उसने अपने को दार्शनिक सिद्धांतों की उलझनों में न डालकर मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक था। उसने अपने को दार्शनिक सिद्धांतों की उलझनों में डालकर व्यवहारिक समस्याओं का भी अध्ययन किया है। निरंकुशता का शिशु। मैकियावेली ने अपनी पुस्तक प्रिंस में प्रशासक को निरंकुश, हिंसक, अत्याचारी, विश्वासघाती, कपटी, दुर्निर्दयी और बहुरूपी बताया है। हेनरी सप्तम, मास्टर लुई 12वें, 13वें, 14वें, अल्जीरियन छठे और जूलियस द्वितीय आदि शासकों निरंकुश और अत्याचारी बताया है। मैकियावेली ने अपने युग का प्रतिनिधित्व किया, इसलिए उसे युग का शिशु कहा जाता है। इस प्रकार मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। डर्निंग के अनुसार वह आधुनिक युग को प्रारंभ करता है। इस प्रकार वह सत्य है कि जिस प्रकार यह कहना है कि वह मध्य युग को समाप्त करता है। आदि शासकों को निरंकुश और अत्याचारी बताया है।